गुड इवनिंग सभी को। आज हम अपने जो भारतीय राजनीति की क्लास चल रही थी उसका अगला पार्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें अपन राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने संविधान सभा, प्रस्तावना, अनुसूचियाँ और इसके साथ में मूल अधिकारों की विस्तार से चर्चा कर ली है। आपको ज्ञात है कि ये जो क्लासें चल रही है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारतीय राजनीति जो है ये एक काफ़ी कंसेप्चुअल तौर पर इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण हमें इसको काफ़ी डीपली और अच्छे से अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसमें आपके सभी जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करते हुए और काफ़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनको इसमें अलाइन किया गया है। तो अपन शुरू करते हैं उसके आगे से, जहाँ पर अपन ने अध्ययन करना छोड़ा था। अब रेगुलर क्लासें होगी, बीच में क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस वजह से वीडियोस टाइम पे नहीं लगा पाए। अब इसके बाद में आपको रेगुलर वापस वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। और इंडियन पॉलिटी के साथ साथ हम राजस्थान पॉलिटी की भी जो क्लासेज है वो कल से स्टार्ट कर देंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपने राष्ट्रपति की बात करने से पहले कि राष्ट्रपति जो है वो किस में आता है। तो राष्ट्रपति संघ सरकार के अंदर आता है। हमें ध्यान है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो आता है वो है संघ सरकार का। संघ सरकार में अंतिम जो 151वां अनुच्छेद है उसमें केग आता है 148 से लेकर 151वें अनुच्छेद तक। अब अगर अपन बात करते हैं संघ सरकार की, तो संघ सरकार कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में। अपन ने स्टार्टिंग में ये चर्चा की थी कि जब भी कोई नाम आए तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये किस भाग के अंदर है। उसके बाद हमें पता रहे कि ये भाग कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो अगर बात करें संघ सरकार की तो ये भाग 5 में आता है, और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसके अंतर्गत आता है। अब अगर इसकी अपन चर्चा करें कि ये कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार से डिवाइडेड है, तो ध्यान रहे सबसे पहले जो अपनी सरकार है उसके 3 अंग माने जाते हैं, या ये मानो कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। सबसे पहला है कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक कार्यपालिका आती है। अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक संसद यानी कि व्यवस्थापिका आती है, और न्यायपालिका को अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में रखा गया है। इसके अगर बाद की बात करें तो अभी अपन ने देखा था कि केग 148 से लेकर 151 तक आता है। तो ये कुल मिलाकर 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद हैं। आपको सारे अनुच्छेद याद नहीं रखने हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कार्यपालिका की। अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। तो सबसे पहली चीज़ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है, उसके बाद प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ मंत्रिपरिषद, एक आपको शब्द मिलने का सुनने को कि मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये भी अपन आगे चर्चा करने वाले। उसके बाद बात करेंगे अपन व्यवस्थापिका के बारे में। तो ये अनुच्छेद 79 से 123 यानी 79 से 123 तक है। इसमें 2 चीज़ें होती है या 2 सदन कह सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद न्यायपालिका की अगर बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय जो है इनकी भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका फर्स्ट जो है कार्यपालिका के अंदर यानी कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अभी अपन ने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है, और इसके अलावा अपन ने ये भी देखा था कि ये जितने भी है ये सब भाग 5 के अंदर आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जितने भी अनुच्छेद है वो भाग 5 में है। तो राष्ट्रपति भी कौन से भाग में होगा, भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। अब कहोगे कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन दे दिया जाए कि राष्ट्रपति भाग 5 में आता है, दूसरा कथन राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक आता है। राष्ट्रपति संघीय जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसमें आ जाए फिर 1, 2, 3 सही, केवल 2 और 3 सही, सभी सही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक।
इसलिए इनको अच्छे से नोट्स बनाएं और इनको अच्छे से याद भी करें। तो राष्ट्रपति भाग 5 में आते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। हमें ये ज्ञात है कि राष्ट्रपति संघीय जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी एक तरीके से अपन ये कहें कि जिस प्रकार परिवार के अंदर दादाजी का रोल होता है वही अपने देश के अंदर राष्ट्रपति का रोल भी होता है। यानी कि जो भी कार्य होते हैं वो दादाजी से पूछ कर किए जाते हैं, लेकिन दादाजी ना भी कहेंगे तो भी उस कार्य को किया जाएगा। यानी कि केवल और केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि आपके परिवार के मुखिया कौन है तो दादाजी का ही नाम आता है। उसी प्रकार संवैधानिक जो प्रमुख है वो कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन शक्तियां किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन संवैधानिक प्रमुख का आए तो संविधान के हिसाब से प्रमुख या मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर जो मुखिया होता है तो वो प्रथम नागरिक भी होगा, इसलिए भारत का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को। अभी अपन ने बात की थी कि राष्ट्रपति केवल और केवल फॉर्मेलिटी के लिए यानी कि नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास में नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं। अब आप कहोगे अभी अपन ने अनुच्छेद पढ़े ही नहीं है, तो इसका उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा? तो अनुच्छेद इसके लिए याद रखने अपने को जरूरी है कि 52 से लेकर 62 तक जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद है उनमें कौन से अनुच्छेद में क्या लिख रखा है, यह भी अपन ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें उत्तर जो है वो 58 है। हालांकि अब ये 58 आपको कैसे याद आएगा इसकी अपन आगे चर्चा करने वाले, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार की तैयारी करनी जरूरी है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद की। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है राष्ट्रपति के अनुच्छेद को लेकर। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना कि 3 आदमी है, एक का नाम है आरपी, एक नाम ईपी और तीसरे का नाम है केपी। तो आरपी ने ईपी से कहा कि केपी अब हैंडसम हो गया है। आरपी ने ईपी से क्या कहा कि केपी अब हैंडसम हो गया है, यानी पहले हैंडसम नहीं था, अब केपी हैंडसम हो गया है। कौन कहता है? आरपी। किसको कहता है? ईपी को। इसमें सारे अनुच्छेद हो जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें, इसमें 3 बार पी आ रखा है, तो पी को पहले अलग से याद रख लो। पहला पी पावर को इंडिकेट करेगा, यानी शक्तियां। दूसरे पी का मतलब है प्रोसेस, यानी कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। और तीसरा जो पी है वो पुनः निर्वाचन को इंडिकेट करता है। तो पावर यानी कि शक्तियां, निर्वाचन प्रक्रिया और पुनर्निर्वाचन, ये तीनों पी का मतलब है। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है आर। आर का मतलब है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति का पद, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 52 के अंदर। उसके बाद अनुच्छेद 53 जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है वो ई का मतलब होता है इलेक्शन। तो इलेक्शन बोर्ड यानी कि निर्वाचक जो मंडल है राष्ट्रपति के लिए, उसकी बात की गई है अनुच्छेद 54 के अंदर। और अनुच्छेद 55 में इसी निर्वाचक मंडल के द्वारा किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका उल्लेख कर रखा है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 56 की, तो अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ के का मतलब होगा कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 यानी कि 56वें अनुच्छेद में। अब इसके बाद अगर बात करें कि मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, तो क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है या पुनर्निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इसका उल्लेख होता है अगले अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 57। तो राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन हो सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में। अब बात करते हैं अब की। तो अब में पहला शब्द है ए। ए का मतलब है एबिलिटी, यानी कि योग्यता। हमेशा ध्यान रखना, पहले आदमी योग्य होगा तभी वो सेवा और शर्तों को अपना सकता है और निभा सकता है। इसलिए योग्यता पहले होगी, उसके बाद सेवा और शर्तें। तो पहले होगा अनुच्छेद 58 और उसके बाद अनुच्छेद 59। 58 एबिलिटी यानी कि योग्यता की बात करता है, और 59वां जो अनुच्छेद है वो बॉन्डिंग की बात करता है, यानी कि सेवा शर्तें। इसके बाद है हैंडसम। हैंडसम के अंदर 3 वर्ड लेना, एच, एस और एम। एच का मतलब होगा इसमें यहाँ पर शपथ, यानी कि राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है वो इसमें मिलता। ध्यान रखें कि एच जो है ये किसी को इंडिकेट नहीं करेगा। अगर हम बात करें एच के बाद वाले एस की, तो एस का यहाँ पर मतलब होगा शपथ और एम का मतलब है महाभियोग, यानी कि एच इसमें किसी भी चीज़ को इंडिकेट नहीं करता है। तो अब से हो जाएगा योग्यता, बी से हो जाएगा सेवा शर्तें, एच का कोई मतलब नहीं है, एस का मतलब होगा यहाँ पर शपथ और एम का मतलब महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग किया जाता है, और ये अनुच्छेद 61 के अंदर आती है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ ली गई है कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाता है और ये कौन से अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 जो है वो, अगर आप ये मान लो कि 61 के तहत महाभियोग हो गया या पद रिक्त, महाभियोग से राष्ट्रपति हट जाएगा तो पद रिक्त हो जाएगा। अब पद रिक्त होने पर 6 महीने में चुनाव होना चाहिए, ये अनुच्छेद वापस कौन सा में लिखा गया है, अनुच्छेद 62 के अंदर लिखा गया है। तो इन सभी को अच्छे से लिख के और 3-4 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये याद रह जाएंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के सभी अनुच्छेद। अब अगर अपन इसके बाद बात करते हैं एक एक अनुच्छेद की कि 52 में क्या लिखा हुआ है, 53 में क्या लिखा हुआ है, इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52 की। आर्टिकल 52 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख लिखा गया है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है, यानी ये भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का पद ये कौन से देश से लिया गया तो अमेरिका से। इससे पहले अपन ने वीडियो में चर्चा की थी कि भारत ने विभिन्न देशों से लिए गए हैं, तो इसमें ध्यान रखना कि अमेरिका से क्या लिया है राष्ट्रपति का पद। इसके बाद बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो 2 प्रकार से 2 देशों के समान है। जैसे अगर बात करें विधिक रूप से यानी कानूनी रूप से भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर है, यानी जिस प्रकार अमेरिका देश के अंदर उसके राष्ट्रपति की कानून के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू भारत के अंदर भारत के राष्ट्रपति की होगी, लेकिन ये केवल और केवल विधिक रूप से। अगर शक्तियां किसके पास ज़्यादा होगी तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पास इतनी ज़्यादा शक्तियां नहीं होती है, इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति है शक्तियों के मामले में ब्रिटेन के सम्राट के समान है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी जो शासन चलता है उसमें सम्राट जो है उसको केवल और केवल विधिक रूप से ये माना जाता है, यानी उसके पास शक्तियाँ नहीं होती है, और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के अंदर जो बनाया जाता है शक्तियों का प्रयोग वही करता है। तो इसी प्रकार से भारत के अंदर भी राष्ट्रपति की स्थिति होगी। तो अगर पूछ लिया जाए विधिक रूप से किसके समान है तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर है, और अगर शक्तियों के मामले में पूछा जाए तो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 जो है वो कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा, यानी कि अपने सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति इसमें होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा अनुच्छेद ये कहता है तो अनुच्छेद 53 यानी कि 53वें अनुच्छेद में ये लिखा गया है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। भाई अभी अपन ने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं होती है, लेकिन उनके पास जो शक्तियां अगर मान लिया जाए कि राष्ट्रपति को बनाया जा रहा है तो उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कौन करता है तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के अंडर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसका उपयोग करती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक होती है शांतिकालीन शक्तियां और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। शांति काल में राष्ट्रपति के पास में कुल ये 6 प्रकार की शक्तियां होती है, जिसमें सबसे पहली है विधायी शक्तियां, उसके बाद कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैनिक शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां। ध्यान रखना राज्यपाल और राष्ट्रपति में यही अंतर है कि राज्यपाल के पास ये दोनों शक्तियां नहीं होती, यानी सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती, बाकी ये सभी राज्यपाल के पास में भी होती है और राष्ट्रपति के पास में भी होती है। इन शक्तियों की अपन विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। तो आपातकालीन जो है उसका प्रावधान जो है वो भाग 18 के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल है, एक तो है वित्तीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, और तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल। यानी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। अगर बात करें वित्तीय आपातकाल की तो वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगाया गया। राज्य आपातकाल कई बार लग चुका है, और जो राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो केवल और केवल अभी तक 4 बार लगा है।
तो इसी के साथ अपन अपने इस वीडियो की चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इसके आगे वाले जो अनुच्छेद है उनकी, और इसके साथ में ये राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और ये शक्तियां किस प्रकार से राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति अधिनियस्तों के माध्यम से किस प्रकार इनको करता है। यानी इन सब की चर्चा अपने को अगले वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो इसी प्रकार वीडियो जल्दी से आपको मिल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।